बच्चों, आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स में तरलों की यांत्रिक गुण का लेक्चर नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि बहते हुए द्रव में कितनी ऊर्जाएं होती हैं, उनके नाम क्या हैं, उनके क्या फार्मूले हैं। और ये टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद हम लोग अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो होगा बर्नौलीज थ्योरम का। और बर्नौलीज थ्योरम के लिए ये जानना आवश्यक है कि बहते हुए द्रव में कितने प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। जैसा कि अभी तक हम लोग जानते चले आ रहे हैं 10th क्लास तक, जब कोई द्रव बहता है तो उसमें गति होती है और गति होने के कारण उसमें केवल गतिज ऊर्जा होती है। पर ऐसा अब आपको नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना है? क्योंकि बहते हुए द्रव में केवल गतिज ऊर्जा नहीं होती है, उसमें गतिज ऊर्जा के साथ साथ में दो और ऊर्जाएं होती हैं, दाब ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब कोई द्रव बहता है तो उसमें तीन प्रकार की ऊर्जा होती है। दाब ऊर्जा, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेशर एनर्जी, एक होती है गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, और एक होती है स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। इनके बारे में जरा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं, तो पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर एक एक करके पढ़ा जाएगा। रेडी लगाएं कि पहली ऊर्जा हमारे पास है दाब ऊर्जा यानी प्रेशर एनर्जी। दाब ऊर्जा का मतलब क्या होता है, पहले तो हम लोग जान लें। दाब ऊर्जा का मतलब होता है कि जैसे कोई द्रव को प्रवाहित करना है, मान लो ये नली है, इस नली का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है ए, और जब ये इस पर पानी जो भरा हुआ है उसको अगर प्रवाहित करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इधर से हमको एक दाब लगाना पड़ेगा। दाब लगाना पड़ेगा तब ये पानी प्रवाहित होगा, और प्रवाहित होगा तो ये मान लेते हैं कि दाब लगाने से पानी का इतना जो हिस्सा है वो कहां पर आ गया है, इतना शिफ्टेड हो गया। ये डिस्टेंस कितनी चल गया, वो L। द्रव प्रवाहित करने जो प्रेशर लगाएंगे तो ये पानी क्या करेगा, चलेगा। तो मान लेते पानी P प्रेशर लगाने से L डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है। तो दाब ऊर्जा का मतलब होता है कि द्रव को प्रवाहित करने में दाब द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, और जितना कार्य होगा वो उसकी दाब ऊर्जा कहलाती है। तो परिभाषा लिख सकते हैं, द्रव को प्रवाहित करने में दाब द्वारा किया गया कार्य, दाब द्वारा किए गए कार्य को दाब ऊर्जा कहते हैं। दाब ऊर्जा कहते। ये बात समझ में आई। जब कोई द्रव को प्रवाहित करना होता है तो बिना प्रेशर लगाए तो द्रव प्रवाहित नहीं होगा। जो प्रेशर हमने लगाया P, उसका उस नली का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A है, तो मान लेते हैं द्रव कितना दूरी चल लेता है, L दूरी। तो कितना कार्य करना पड़ा हमको, तो कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। यानी आपको दाब ऊर्जा अगर निकालनी है तो क्या निकालना पड़ेगा, किया गया कार्य। कौन सा कार्य, उसको प्रवाहित करने में किया गया, तो किया गया कार्य। और कार्य का फार्मूला आप लोग जानते हैं, कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। तो बल का मान कितना होगा, हमने प्रेशर लगाया है P, एरिया है A, तो बल का मान कितना हो जाएगा, P इंटू A हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। P बराबर है F/A, तो F बराबर P इंटू A, इतना बल हो गया। और विस्थापन कितना हो रहा है, L। तो इतनी जो है ये दाब ऊर्जा निकाल ली हम लोगों ने। ये दाब ऊर्जा का फार्मूला क्या बन गया, PAL। ये दाब ऊर्जा का फार्मूला है। अगर हमको एकांक आयतन में निकालना हो, कुल आयतन में इतनी ऊर्जा है, तो एकांक आयतन में कितनी होगी, हम जब द्रव यहां से यहां तक इसका, तो आयतन कितना इसने कवर कर लिया, A इंटू L। आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, बेलन जैसी आकृति है। तो इसका मतलब आयतन कितना होगा इसके, A इंटू L। तो A इंटू L आयतन में इतनी ऊर्जा है। एकांक आयतन में कितनी हो जाएगी, द्रव के एकांक आयतन में दाब ऊर्जा
बराबर कितनी हो जाएगी, जितनी भी दाब ऊर्जा है टोटल, उसमें आपको आयतन से दे देना है भाग। ठीक है, तो दाब ऊर्जा टोटल कितनी है, पी ए एल अपान आयतन कितना हो जाएगा, ए इंटू एल, ये हो जाएगा ना इतना आयतन कितना होगा द्रव का, ए इंटू एल, ए से ए कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, क्या बचेगा पी। यानी जो एक द्रव के एकांक आयतन में दाब ऊर्जा, एकांक आयतन में दाब ऊर्जा कितना आ गया P। ये एकांक आयतन की दाब ऊर्जा होती है P के बराबर, और कुल ऊर्जा कितनी होती है PAL। ये ध्यान रखना है, कुल ऊर्जा कितनी होगी PAL, एकांक आयतन दाब ऊर्जा होगी P। तो ये तो हो गए एकांक आयतन की दाब ऊर्जा की बात। अगर मात्रक लिखने की बात आती है तो ऊर्जा का मात्रक तो जूल होता है, ठीक है ना, तो दाब ऊर्जा का मात्रक भी जूल हो जाएगा, चूंकि ये किया गया कार्य के बराबर है। तो एकांक आयतन कितनी, इसका एकांक आयतन में जो मात्रक लिखा जाए उसको क्या लिखेंगे हम लोग, जूल प्रति मीटर क्यूब, ठीक है ना। यानी एकांक आयतन का मतलब इसका जो मात्रक लिखेंगे हम लोग उसको ऊर्जा जरूर लिखा है, लेकिन एकांक शब्द लगे होने का इसका मात्रक जूल प्रति मीटर क्यूब लिखा जाएगा, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये तो बात थी हमारी दाब ऊर्जा की, इसको नोट कर लीजिए पहले। दूसरी जो ऊर्जा है हमारे पास वो है गतिज ऊर्जा, यानी काइनेटिक एनर्जी। तो ये तो नाम से ही लग रहा है कि चूंकि बह रहा है तो इसका मतलब उसमें गति होगी, गति होगी तो गति के कारण जो ऊर्जा होती है उससे हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो बहते हुए परिभाषा लिख सकते हैं, बहते हुए द्रव की गति के कारण, बहते हुए द्रव की गति के कारण जो ऊर्जा होती है, उसे गतिज ऊर्जा कहते। उतनी अगर गति के कारण जो ऊर्जा होगी उसको हम लोग उस द्रव की गति ऊर्जा कहेंगे। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला हम लोग क्या लिखेंगे फिर, गतिज ऊर्जा बराबर, सूत्र हमको पता है गतिज ऊर्जा क्या होता है, 1/2 mv²। यह मतलब उस द्रव का द्रव्यमान कितना है और उस द्रव का वेग कितना है। अगर उसका मान अगर इस 1/2 mv² रख दे तो उस द्रव की गतिज ऊर्जा निकल आएगी। लेकिन हमको क्या निकालना है, द्रव की एकांक आयतन में, द्रव के एकांक आयतन में गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बराबर कितना हो जाएगा, जितनी टोटल जो गतिज ऊर्जा है उसमें हम आयतन से डिवाइड कर दें। भाई कुल ऊर्जा है हमारी इतनी 1/2 mv², उसमें अगर आयतन डिवाइड कर दे तो एकांक आयतन में गतिज ऊर्जा निकल आएगी। तो गतिज ऊर्जा का मान कितना है, 1/2 mv² अपान v। ये जो m अपान v है यानी द्रव्यमान बटे आयतन, ये किसके बराबर होता है, ये होता है घनत्व के बराबर। तो रो v² हो जाएगा जैसे, चूंकि रो इक्वल टू होता है m अपान v, रो इक्वल टू m अपान v, यानी ये द्रव क्या है, द्रव का घनत्व है। तो इसके m अपान v की जगह रो v² हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है ये तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला है, और जो एकांक आयतन में जो गतिज ऊर्जा आएगी वो 1/2 रो v² आएगी। द्रव के एकांक आयतन में गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का फार्मूला बन जाएगा ये। समझ में आया ये बात, बहुत सिंपल है।
एकांक आयतन की ऊर्जा 1/2 रो वी स्क्वायर होगी, और टोटल जो निकालें तो 1/2 एम वी स्क्वायर हो जाएगी। और तीसरे प्रकार की जो ऊर्जा होती है उसको कहते हैं हम लोग स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा यानी कहा जाता है इसको पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा कब होती है? जब किसी वस्तु की स्थिति, विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ द्रव में स्थिति से क्या लेना देना है? मतलब अगर कोई भी द्रव अगर प्रवाहित हो रहा है और वो पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर है, और उस प्रवाहित होने द्रव का जो द्रव्यमान है वो है m, तो इसमें कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी? ठीक है ना। तो इसको परिभाषा में क्या लिखेंगे? बहते हुए द्रव की स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो स्थिति मतलब अगर पृथ्वी तल से जितनी ज्यादा ऊंचाई पर होगा स्थितिज ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। यानी स्थिति अगर पृथ्वी तल से ज्यादा ऊंचाई पर है तो ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी। तो इसका फार्मूला हम लोग क्या लिखते हैं स्थितिज ऊर्जा का? स्थितिज ऊर्जा बराबर लिखा जाता है mgh के बराबर। ये तो टोटल एनर्जी है इसकी। ऊंचाई अगर h है, द्रव्यमान द्रव का m है, g गुरुत्वीय त्वरण है, तो mgh ऊर्जा हो जाएगी। हमको चाहिए एकांक आयतन में द्रव के एकांक आयतन में स्थितिज ऊर्जा बराबर जो स्थितिज ऊर्जा टोटल है, जितनी कुल स्थितिज ऊर्जा है उसमें आयतन से डिवाइड करना है। तो mgh अपॉन v हो जाएगा। यानी यहां पर यह v क्या है? यहां पर आयतन ये तो है। अगर हम इसको m अपॉन v को फिर यहां पर आ जाएगा, m अपॉन v क्या ले सकते हैं? 2gh। यहां पर 2gh क्या है? m अपॉन जो v है वो किसके बराबर होता है? द्रव के घनत्व के बराबर। इस कारण से हम m अपॉन v की जगह रो लिख सकते हैं। एक द्रव के एकांक आयतन की एकांक आयतन में द्रव के एकांक आयतन में स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी रो जी एच। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया? द्रव के एकांक आयतन में स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी रो जी एच। इस प्रकार से ये जो तीन ऊर्जाएं हम लोग निकाली है, एकांक आयतन की दाब ऊर्जा यानी पी, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा यानी 1/2 रो वी स्क्वायर, एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा रो जी एच, ये तीनों ऊर्जाएं हैं। और टोटल जब जोड़ा जाएगा यानी P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये एकांक आयतन कुल ऊर्जा हमेशा नियत होती है। यही बर्नौली की थ्योरम होती है। तो अब हम लोग अगले वाले वीडियो में हम लोग बर्नौली की थ्योरम पढ़ेंगे और उसका डेरिवेशन भी करेंगे। तो आज क्लास में समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।